हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और बोर्ड्स की तैयारी में लगे होंगे। 21 फेब को फिजिक्स का पेपर होने वाला है। उसी के सीरीज में मैं आप लोग के लिए क्विक रिवीजन 30 मिनट के अंदर हम लोग हर एक चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करते जाएंगे। 30 मिनट्स फॉर द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा रिवीजन आपका। ठीक है, देखिए जरा। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है बेटा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की जो इंटरैक्शन क्रिएट करती है बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन क्रिएट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली चार्ज के टाइप्स होते हैं बेटा। चार्ज 2 टाइप्स के मिलने वाले हैं आपको, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलोगे बेटा और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलने वाले हो, इलेक्ट्रॉन बोलने वाले हो। पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा बेटा कितना चार्ज, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और नेगेटिव चार्ज जो कैरी करेगा बेटा वो कितना चार्ज कैरी करने वाला है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। ठीक है बेटा, तो आपकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए बेटा, नजरें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। फर्स्ट होता है बेटा एडिटिव नेचर। क्या एडिटिव नेचर होता है, सारे चार्ज को क्या करना, अगर टोटल चार्ज आपको फाइंड करना है, टोटल चार्ज किसी बॉडी के ऊपर फाइंड करना है, तो टोटल चार्ज क्या करेंगे, उसका अलजेब्रिक सम कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल चार्ज मिल जाने वाला है। बात समझ में आई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है बेटा, Q इक्वल टू NE। मतलब किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, फंडामेंटल चार्ज, जो फंडामेंटल चार्ज होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल चार्ज, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल कर दीजिए Q इक्वल टू N इंटू E, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस बॉडी पे टोटल चार्ज मिल जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी आती है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन में क्या बात करेंगे बेटा, कि जो किसी भी बॉडी, किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होने वाला है। किसी आइसोलेटेड मतलब उससे किसी से मतलब नहीं है, तो उस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होने वाला है वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। ये प्रॉपर्टी है बेटा चार्ज की। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग कूलॉम्स लॉ की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, कूलॉम्स लॉ। बेसिकली कूलॉम्स लॉ क्या है बेटा, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने का एक मेथड है। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q1 है, Q2 है, तो उसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है वो कैलकुलेट कराएगा कौन, कूलॉम्स लॉ। तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। बेसिकली कूलॉम्स लॉ क्या होता है बेटा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। के F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड है बेटा, एंड R क्या है, जितने डिस्टेंस पे तुम लोग इसको सेपरेट कर रखा है आप लोगों ने। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसकी एक वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर वैक्यूम के अंदर। ठीक है, देखो चार्ज क्या होगा, चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे। अगर दोनों चार्ज की पोलरिटी क्या है, अपोजिट है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग बात करें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, किसकी बात करें बेटा, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ की बात करें, तो इस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर जो R कैप 1 2 है बेटा, जैसे यूनिट वेक्टर है ये। ठीक है, डिस्टेंस का जो सेपरेट किए डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर है, उसका मल्टीप्लाई कर दो किसमें, इसके मैग्नीट्यूड में, तो ये क्या बना देगा बेटा, एक वेक्टर बना देगा। किसी के मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। तो यहां से आपको मिल जाएगा बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। नोट, कुछ चीजें हैं, देख लीजिए नोट में बेटा। क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसको म्यू नॉट बोलते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट c, और यहां पे क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। इसके बीच में कुछ रिलेशन है। c इक्वल्स टू व्हाट, c इक्वल्स टू 1 अपॉन में रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये एक रिलेशन है, याद करना दिमाग में आपको। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r की बात करिए, डिफाइंड एज द क्या होता है बेटा, परमिटिविटी मीडियम की और परमिटिविटी फ्री स्पेस की, इसी का रेशियो होता है। देखो लिखा होगा, रेशियो ऑफ द एक्चुअल एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, इट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर क्या है, E है, यहां पे फॉर्मूला लिखा होगा, देखो जरा, एप्सिलॉन
अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखा है, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का जो रेशियो होगा बोलोगे आप क्या, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको के भी बोलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे सारी चीजें दिया हुआ है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, के यार एप्सिलॉन आर इज आल्सो कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। ठीक है, इतनी सारी चीजें होने के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगर हमारे पास टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं जिसपे चार्ज कितना है, Q1 है और दूसरे पे चार्ज क्या है बेटा, Q2 है, और इनको क्या करते हो, कांटेक्ट में लाके क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे, तो दोनों पे चार्ज कितना आने वाला है, Q1 अपॉन में Q2/2, और इस पे भी Q1 प्लस Q2/2। यही बोला गया इस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अगर मान लो दोनों पे चार्ज क्या है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेट करोगे तो चार्ज मिल जाएगा कितना, Q1 माइनस Q2/2, दोनों पे मिलेगा Q1 माइनस Q2/2। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें आपको दिमाग में पिन करके रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं बेटा। पहले तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कोई चार्ज पार्टिकल उसके सराउंडिंग में जो एरिया है, चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जो एरिया है, उस एरिया में अगर कोई अलग चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो फील्ड को बोलते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैथमेटिकली बात करें बेटा, मैथमेटिकली बात किया जाए तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बोलते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इसको ई से डिनोट करता है, इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू, इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कोई पॉइंट चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रिएट कर रहा होगा बेटा, तो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। बात समझ में आ रही है। फोर्स में से एक क्यू को गायब कर दो, फोर्स में से बेटा एक क्यू को गायब कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। देखो एफ की वैल्यू रखना 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इन अपॉन में क्यू करोगे तो एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप तो समझ सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां से अवे होगी, अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर रहे हो बेटा तो टूवर्ड्स होगी। बात समझ में आ रही है, फॉर द पॉजिटिव चार्ज अवे, फॉर द नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स। ठीक है, अच्छा ढेर सारे चार्ज हो, ढेर सारे फॉर मल्टीपल चार्जेस होंगे, ढेर सारे चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे आप लोग, हर एक चार्ज की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना, सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियल सम कर देना, सबका वेक्टर सब कर दोगे तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाने वाली है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हो बेटा। बात कर लेते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली डायरेक्शन देखने के लिए यूज होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है बेटा, इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो क्या है, यहां पे देखो दिखाया गया है, पॉजिटिव की नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल कर रही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। बेसिकली पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और नेगेटिव में क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। देख लो यहां पे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हुई है। बात समझ में आ रही है। ये क्लोज कर्व नहीं फॉर्म करती है बेटा, पॉजिटिव से गई नेगेटिव पे चली, नेगेटिव से पॉजिटिव अंदर को नहीं जाती है। बात समझ में आई। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है, बट यहां पे क्लोज लूप नहीं बनता है। चलो बात कर लेते हैं बेटा हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्जेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। अगर कट करेंगी तो क्या होगा, यहां पे दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएगी, डुअल डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएगी सिंगल पॉइंट पे। बात समझ में आ रही है, सिंगल पॉइंट पे डुअल डायरेक्शन इंपॉसिबल है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, क्लोजर लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्गर फील्ड। जहां पे लाइन बेटा क्लोजर ज्यादा होंगी वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगी। फील्ड लाइन की वहां जो फील्ड होगी, फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी जहां पे लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर होंगी। बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या है देखो जरा, a system of two equal and opposite charges plus q and minus q separated by a distance 2a। हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, उसको 2a डिस्टेंस पे सेपरेट कर दो तो उसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल।
तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसको आपने 2a डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया बेटा, तो इसको बोलते हो, इस अरेंजमेंट को बोलते हो तुम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और इसके बीच की डिस्टेंस के, ठीक है। किसी चार्ज का, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उसके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिट होती है बेटा क्या, यूनिट क्या होगी, कूलाम मीटर। चार्ज की यूनिट होगी कूलाम, और जो ये डिस्टेंस होगी उसकी यूनिट हम बोल देते हैं क्या, मीटर। तो कूलाम मीटर आपको क्या मिल जाएगी बेटा, यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे बात कर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात कर लेंगे। एक्सियल पॉइंट मतलब उसी लाइन के अलोंग किसी पॉइंट पे बात करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब उस लाइन के परपेंडिकुलर एक पॉइंट ले लेंगे, वहां पे बात करेंगे बेटा। तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्सियल पॉइंट पे हमने कोई भी पॉइंट मान लिया, इस पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की से टुवर्ड्स होगी बेटा डायरेक्शन। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाली है वो कितनी आएगी, E इक्वल टू K 2P अपॉन में R क्यू। P क्या है बेटा, यहाँ पे P क्या है, Q इंटू क्या है यहाँ पे, P 2a है, मतलब मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो K 2P अपॉन में R क्यू, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलने वाली है बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी K टाइम्स ऑफ P अपॉन में R क्यू, K टाइम्स ऑफ P अपॉन में R क्यू। ये आपका एक्सियल पॉइंट पे है बेटा, और ये क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। कभी कभी रेशियो पूछ देता है तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो रेशियो मिल जाएगा। बहुत अच्छा, देखो जरा यहाँ पे बातें नहीं कि कोई भी इधर उधर नहीं देगा, स्क्रीन पे नजरें रहनी चाहिए। बात करते हैं बेटा टार्क ऑन द डाइपोल। कोई हमारे पास एक डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। हमारे पास कोई एक डाइपोल है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और उसका ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ना होके कुछ एंगल पे रहे, बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है तो उस पर एक टॉर्क लगने लगेगा। अगर ये दो कपल फोर्स लगे हुए हैं तो इस पे क्या लगेगा बेटा, एक टॉर्क लगने लगेगा। ये फोर्स देखो F इक्वल, यहाँ पे इस वाले चार्ज पे एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू व्हाट, Q इंटू E, और इस वाले पे भी एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू व्हाट, Q इंटू E। अब ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को, इसको क्या करेंगे, खींचेंगे। तो ये जो डाइपोल है बेटा वो क्या करने का, रोटेट करने लगेगा। क्या करेगा, ये रोटेट करने लगेगा। तो ये टॉर्क है, इसको क्या कर रहा है, रोटेट करा रहा है। तो इस टॉर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है बेटा कि टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। पी साइन थीटा, अगर साइन थीटा हटाओगे तो पी क्रॉस ई। अगर हमें क्या करना है बेटा, हमको इस देखो जो हमारा टॉर्क होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। टॉर्क क्या होती है बेटा, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इसका कैसे डायरेक्शन देखोगे, यहाँ पे P क्रॉस E है। अच्छा, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है बेटा वो क्या होती है, माइनस टू प्लस होती है। ये माइनस चार्ज से देखो प्लस की ओर ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो P क्रॉस E करना है, P क्रॉस E। तो P क्रॉस E, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो P क्रॉस E, तो थंब कहां गया, इनसाइड। P क्रॉस E करोगे तो थंब कहां चला जाएगा बेटा, इनसाइड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा टॉर्क आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनसाइड होगी, ठीक है। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे क्या है, ये P है, ये मान लो E है। तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है दोनों के बीच में, अगर इनका P क्रॉस E निकालना तो P की डायरेक्शन में फिंगर्स रखना, कर्ल करना डायरेक्शन ऑफ द E। तो P क्रॉस E, जो थंब गया बेटा, यहाँ पे थंब जो गया वो इनवर्ड गया। थंब कहाँ गया, वो इनवर्ड गया। तो यहाँ पे आपके जो टाउ की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा। चलिए बात कर देते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। बात किसी करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, यहां देख लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसी सरफेस से कितना पास हो रही है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे देखो, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है कि किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास कर रही है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देख लेते हैं बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है EA cos थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो मेजर करते हैं बेटा, किसको मेजर करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोमीटर, जिसको वेबर बोला जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है बेटा E, न्यूटन पर कूलम में मेजर की जाती है। सरफेस एरिया जो मेजर किया जाएगा मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे बेटा थीटा जो है वो एंगल बिटवीन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर। ये मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई प्लेन है। यहां से इलेक्ट्रिक, इसका जो प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन में है,
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जब एंगल जीरो हो जाए, मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो। तो cos जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आपको कितना मैक्सिमम क्या मिल जाएगा बेटा, मैक्सिमम फ्लक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स। देखो यहाँ पे व्हेन थीटा इक्वल टू 0, मतलब जो फील्ड है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, जो फील्ड लाइन है सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही है, तो इसका एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में और फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हो गया, 0। तो उसमें मैक्सिमम फील्ड लाइन पास करेंगी जो, तो मैक्सिमम फ्लक्स मिल जाएगा बेटा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग किसका, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जब हमको मिनिमम मिले, क्या फ्लक्स मिले, मिनिमम फ्लक्स कब मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, ऐसे टेंजेंशियली क्रॉस कर रही है और उसका एरिया वेक्टर ऐसे है। तो एरिया वेक्टर तो बेटा ये हो गया, एरिया वेक्टर ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करें, तो इस सरफेस से क्रॉस कर पाएंगी क्या, नहीं क्रॉस कर पाएंगी। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो गया बेटा, 90 हो गया कि नहीं हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनने लगेगा तो इसमें फ्लक्स तुमको क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि थीटा 90 जो होता cos थीटा वो कितना देता है बेटा, 0 देता है। तो मल्टीप्लाई होकर फ्लक्स कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बात कर लेते हैं गॉस लॉ की। गॉस लॉ भी बेटा फ्लक्स के बारे में ही बताता है, ठीक है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं फॉर द क्लोज सरफेस जो होगा बेटा वाज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलने वाला है 1/ε0 टाइम्स इसके अंदर जितना भी चार्ज भरा होगा उस क्लोज सरफेस के अंदर, उस टोटल चार्ज को कैलकुलेट कर लो। जैसे मान लो Q1 Q2 Q3 माइनस Q4 है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, टोटल चार्ज हो गया। उस टोटल चार्ज को 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो आपको क्या मिल जाने वाला है, फ्लक्स मिल जाने वाला है। एक तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू तुमने समझ लिया कि सर ये cos थीटा होता है, और एक फ्लक्स आपके पास फाई इक्वल्स टू जो गॉस लॉ ने स्टेट किया, तो उसमें बात Q जो Q फाई इक्वल्स टू Q अपॉन में ε0, ठीक है। यहां पे बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड नॉट ऑन द चार्ज आउटसाइड ऑन द सरफेस। मतलब उस चार्ज को लेंगे जो चार्ज किसके अंदर रहेगा, जो इस सरफेस के अंदर रहेगा, उसके बाहर का चार्ज कोई नहीं ले पाएंगे हम लोग, ना इसके सरफेस पे कोई चार्ज रहेगा वो नहीं ले पाएंगे। तो गॉस लॉ के केस में जो चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर रहेगा उसी को लेना है बेटा, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। ये डिपेंड नहीं करता है भाई, ये शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। देखो इसमें कोई डायमेंशन वाली क्वांटिटी है क्या, कोई डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, ये चार्ज पे और मीडियम पे डिपेंड कर रही है। बात समझ में आई, कोई डायमेंशन या कोई रेडियस लगी हुई, कोई एरिया लगी हुई है, नहीं। तो शेप साइज पे डिपेंड करने वाला नहीं है कि ये सरफेस ऐसा है जिसमें Q1 Q2 भरा हुआ है, या फिर रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसमें प्लस Q1 Q2 भरा हुआ है, इसमें शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्लक्स फाई इक्वल टू Q अपॉन में ε0 ही मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन की। बात करते हैं बेटा किसका, गॉस लॉ के एप्लीकेशन की। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज करके डिफरेंट डायमेंशन कंडक्टर्स के ऊपर जो कंडक्टर्स होंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। जैसे हमारे पास स्फेरिकल एक सेल है, उसको आपने चार्ज कर दिया। अच्छा, स्फेरिकल सेल को जब स्फेरिकल सेल जो होता है बेटा, अगर वो कंडक्टर है उसको आप चार्ज कर रहे हो तो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। जैसे क्लास में हर चीज बताया है इन डिटेल में, ठीक है। सारा का सारा चार्ज कहां चला जाता है बेटा, सरफेस पे चला जाता है। बात समझ में, चार्ज कहां चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। तो उस केस में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। 3 केस होंगे बेटा, तीनों केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे देखो जरा, हमने बात किया इनसाइड द सरफेस। इनसाइड सरफेस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पे चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। फॉर द कंडक्टर के केस में बात कर रहा हूं, कंडक्टर के केस की बात कर रहे हैं बेटा। और हम लोग आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड द सरफेस, तो आउटसाइड जब सरफेस की बात करेंगे, जब ये आउटसाइड सरफेस की बात करेंगे, ये देखो हमारे पास कंडक्टर है, इसके आउटसाइड सरफेस की बात करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की तरह दिख रही है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की तरह दिख रही है बेटा, हाँ सर दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही है। तो अगर हमारे पास एक स्फेयर है और हम बहुत दूर बात कर रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो स्फेयर का जो चार्ज होगा टोटल वो बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है, चलिए। अच्छा, कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो 0 है।
उसके बाद ऑन द सरफेस की बात करोगे, सरफेस पे बात करोगे बेटा, सरफेस पे बात करोगे तो मैक्सिमम मिल जाएगी। मैक्सिमम कितना मिल जाएगी? ई इक्वल टू व्हाट? ई इक्वल टू व्हाट? कितना? के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पे मैक्सिमम मिल जाएगी बेटा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? डिक्रीज होने लगेगी। देखो ई आर इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब ये क्या करने लगी? डिक्रीज होने लगी। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है जो कि सॉलिड है। अभी तो हॉलो की बात कर रहे थे, अभी सॉलिड है, अंदर से भी भरा हुआ है और उसको चार्ज कर रहे हो तो चार्ज उसके पास है, आपने उसको चार्ज किया है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां कितना बनाएगा। अगर इनसाइड की बात करें, आउटसाइड की बात करें, ऑन द सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है? देखो बेटा, तो ये हमारे पास कोई चार्ज स्फीयर है, तो इनसाइड की बात करोगे तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? लीनियरली इंक्रीज करती है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस तक लीनियरली इंक्रीज करती है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो 1/4 क्यू अपॉन में आर क्यूब इंटू आर होता है। क्या होता है? यहां पे इंटू आर होता है, यहां पे इंटू आर है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, तो वेरिएशन कैसा रहेगा? लीनियरली रहेगा। बात समझ रहे? ऑन द सरफेस की बात करोगे, बेटा तो ई इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम मिलेगा। उसके बाद वो क्या होगा? अब इस सरफेस से दूर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने लगोगे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे बेटा, तो क्या करेगा? आर जो होगा वो देखो यहां पे क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये क्या करेगा? डिक्रीज होने लगा। जो ई है यहां पे बेटा, जो ई है वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज होने लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आई कि नहीं? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बेटा देखिए जरा, अब ना इधर देखिए जरा, यहां पे फॉर्मूला हमारे पास है बेटा। फॉर्मूले में क्या है? बाहर देखिए कोई, फॉर्मूले में क्या है? आर की बात करेंगे, फॉर्मूले में वही सारा फॉर्मूला है। आर इनसाइड की बात कर लेते हैं बेटा, आर इनसाइड की बात कर लेते हैं। आर इनसाइड की बात करोगे तो कैपिटल आर जो होगा बेटा वो जो क्या होगा? वो बड़ा होगा स्मॉल आर से, मतलब स्मॉल आर इज लेस देन व्हाट? कैपिटल आर। तो उस समय हमें क्या मिलेगा? ये वाली फील्ड मिलने वाली है, अभी जो फॉर्मूले के अंदर बताया। ठीक है, ऑन द सरफेस की बात करोगे, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। और इनसाइड आउटसाइड सरफेस की बात करोगे, इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर मिलने वाला, जो कि हमने डिस्कस कर चुका है बेटा। चलो अब बात कर लेते हैं बेटा, फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज प्लेन, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट या प्लेन की बात कर लो। हमारे पास ये कोई सीट है, ये चार्ज, इसको चार्ज कर दिया गया, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलने वाली है उसकी बात करेंगे। तो जो फील्ड मिलती है बेटा वो मिलती है ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है यहाँ पे? सिग्मा है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है यहाँ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसी लाइन पे चार्ज बिखरा हुआ है, किसी लेंथ के अलोंग चार्ज बिखरा हुआ है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करोगे, चार्ज अपॉन में लेंथ। अगर किसी वॉल्यूम में चार्ज बिखरा हुआ है बेटा, किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है ढेर सारा वॉल्यूम के अंदर, तो वहां पे यूज करोगे बेटा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करोगे तो क्यू अपॉन में वी की बात करने लगोगे, तो इसकी वजह से जो फील्ड मिलने वाली है बेटा वो मिलेगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा, फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज वायर। अभी बात कर रहे थे हम लोग सीट की, जो हमारे पास से क्या था? एक सरफेस क्रिएट करता था, एरिया क्रिएट कर रहा था। एक लॉन्ग वायर की बात करने जा रहे हैं जिसपे चार्ज बिखरा हुआ है, तो उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उस गॉसियन सरफेस पे एलिमेंट लेंगे। ठीक है, उस एलिमेंट से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, जो कि डेरिवेशन में आपको कराया गया है। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू मिलने वाली है बेटा वो मिलने वाले ई इक्वल टू लेमडा। लेमडा भी बताया था, लेमडा क्या है? लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन कितना? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। बेटा आर क्या है? डिस्टेंस है, कहां से? इस लीनियर जो ये रॉड है बेटा, इस रॉड से इस गॉसियन सरफेस से
की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। बात समझ में आ रही है? अगर पॉजिटिव, इस चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज रहा, इस चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज मिला, तो अगर जिस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो उसकी डायरेक्शन रेडियली क्या होगी? आउटवर्ड होगी, रेडियली आउट होगी। अगर यही निगेटिवली चार्ज हो जाए, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। रेडियली क्या हो जाएगी? इनवर्ड हो जाएगी, जो कि यहां पे मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम लोग इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेके आते हैं किसी फील्ड में, तो जो वर्क करना पड़ता है वो एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है बेटा, जिसको आप लोग बोलते हो क्या? पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहां पे, द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेके आ रहे हो किसी गिवन पॉइंट पे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के गिवन पॉइंट पे, तो जो वर्क करना पड़ा बेटा, वर्क करना पड़ा, वो वर्क स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने है, U इक्वल टू हो जाता है बेटा K इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में R। अच्छा बच्चे, मान लो तुमको याद नहीं हो रहा है यार, तो ये ऐसे, ये थोड़ी सी मानसिकता अपनी बना लो कि सर F इक्वल टू होता है फोर्स, सॉरी ऐसा कुछ बना लो कि सर वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं बच्चे? होता है। तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा वर्क को ही बोल रहा हूं कि एनर्जी में स्टोर हो रहा है, मतलब ये डेरिवेशन नहीं है बेटा, लेकिन ये माइंडसेट बना के अपना याद कर सकते हो। तो F की वैल्यू जो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा था वो K Q1 Q2 अपॉन में D स्क्वायर था, और इंटू डी से मर गया बेटा एक, तो यहां पे U इक्वल टू मिल जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में D। क्या यही पोटेंशियल एनर्जी है? क्या यही पोटेंशियल एनर्जी है? अगर भूल जाते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इधर उधर से कुछ करके ले आ सकते हो। डेरिवेशन ऐसे नहीं है, लेकिन दिमाग थोड़ा सा बैठा के ऐसे आप सोच सकते हो ताकि दिमाग में आपके याद रहे, भूलोगे नहीं। अगर मान लो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम भूल गए बेटा, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भूल गए, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला तो पता है हमें। हमारे प्यारे बच्चों देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भूल गए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता था K इक्वल टू Q अपॉन में R स्क्वायर, भूल गए हो, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं यहां पे, तो E इक्वल टू लगा देना F अपॉन में कितना? Q। ये तो फॉर्मूला याद रहेगा कि F अपॉन में Q, पर यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये, और ये फॉर्मूला तो सबको याद रख रहा था कि फोर्स जो दो चार्ज के बीच में लग रहा है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसी फोर्स को यहां पुट कर देना, इस फोर्स को यहां पुट कर दोगे तो एक Q तो कट जाएगा ना, तो ये Q से कटेगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। चलो ये भी याद हो गया, फोर्स का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। एनर्जी की बात करोगे तो वही बताया था, वर्क इक्वल टू क्या कर दोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दोगे, डी से उड़ा दोगे तो तुम्हारा वो भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा माइंड सेट बना के चीजों को याद कर सकते हो, ठीक है। हम नहीं कह रहे कि डेरिवेशन ऐसे है, लेकिन चीजें याद कर सकते हो। चलो कुछ फार्मूला यहां पे दिया है, कुछ यूनिट्स दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारी डिटेल आपको, ये जो नोट्स अभी पढ़ाया मैंने, सब कुछ मैं पीडीएफ में दे दूंगा, टेलीग्राम से मैं कुछ सेंड कर दूंगा, बाकी व्हाट्सएप के जरिए मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो क्वांटिटीज हैं, सिंबल्स हैं, यूनिट्स हैं, ये याद रखिएगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? सिंबल्स होता है क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है बेटा क्या होता है? क्यू होता है। यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, सिंबल फोर्स न्यूटन होता है बेटा। कूलाम्स कांस्टेंट के की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में व्हाट? कूलाम स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, यूनिट यहाँ पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ पे यूनिट सारी है, सारी यूनिट रखी है, आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो आप लोग बेटा मेहनत करते रहो, आपका क्विक रिवीजन ऐसे ही होता रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से रिवीजन करने के बाद आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ और उसको सॉल्व करो, ज्यादा नहीं करना है। 10-20 मिनट 30 मिनट की वीडियो यहाँ पे देखनी है, तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। इजीली सारी चीजें हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है। अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आप लोग के, बहुत आप लोगों ने मेहनत किया है और बच्चे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। चलिए तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।